गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज आपको एमए की क्लास में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताऊंगी। पर्सपेक्टिव्स परिप्रेक्ष्य, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। किसी भी विषय का देखने का जो दृष्टिकोण होता है, जो नज़रिया होता है, वह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। प्रत्येक विषय की अपनी विषय वस्तु होती है और उसको अध्ययन करने का अपना एक विशेष दृष्टिकोण और उपागम होता है। उसी को हम आज स्टडी करेंगे। परिप्रेक्ष्य का अर्थ है एक विशिष्ट नज़रिया जिसके द्वारा समाजशास्त्री अपने अध्ययन को संबंधित एवं सुव्यवस्थित करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समस्या के अध्ययन के लिए कुछ सैद्धांतिक कल्पनाओं का सहारा लेता है। परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही समाजशास्त्री सामाजिक यथार्थता में पाई जाने वाली नियमबद्धता या अनियमबद्धता की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य किसी भी वस्तु या दृष्टिकोण या घटना को देखने का ढंग है, नज़रिया है, जिसके आधार पर हम घटना का वर्णन करते हैं या घटना के बारे में समझते और समझाते हैं। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। परिप्रेक्ष्य किसी परिस्थिति या वस्तु स्थिति के बारे में प्रकट अथवा अप्रकट मान्यताओं का संघात होता है, जो कि वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बनता है। यह एक बौद्धिक रचना की प्रकृति की अवधारणा होती है, जिसके द्वारा किसी सामाजिक अथवा भौतिक परिस्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे कोई भी घटना घटती है तो उसको हम किस पर वर्णन करते हैं, किस आधार पर समझते हैं, यह उसका परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समय समय पर इसको विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। तो हम सबसे पहले लाइट एवं केलर की डेफिनेशन को यहाँ पर लेंगे। उनके अनुसार जब हम संसार को समाजशास्त्रीय रूप में देखते हैं तो हम इसे एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य द्वारा देखते हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से भिन्न समाजशास्त्र मानव जीवन को संरचित एवं नियंत्रित करने वाली शक्तियों का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से करता है। अर्थात जो भी घटनाएं घटती है उनको वस्तुनिष्ठ रूप से देखता है, उनको व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखता है। फेडरिको के अनुसार समाजशास्त्री का परिप्रेक्ष्य एक आकस्मिक अवलोकनकर्ता तथा अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों से भिन्न है। इसी तरह डेविड एवं लुइस ने भी कहा कि परिप्रेक्ष्य को प्रतिरूप कहना अधिक उचित मान सकते हैं, अधिक उचित उन्होंने बताया है। तो परिप्रेक्ष्य एक मॉडल है जिसके बारे में स्टडी करनी है। परिप्रेक्ष्य को एक उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे एक वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट किसी कमरे में गया तो वो कमरे के आकार, फर्नीचर, डेस्क, ध्वनि आदि चीज़ों को देखेगा। यदि कोई डॉक्टर उस रूम में गया तो वो वहाँ पे रहने वाले बीमार मरीज को देखेगा। उसी तरह यदि एक पेंटर वहाँ जाता है तो वो कुछ पेंटिंग वाली चीज़ों को देखता है, दीवार के कलर को देखता है। लेकिन यदि उस परिवार में समाजशास्त्री जाता है तो वह वहाँ के आपस में संबंधों को देखता है, परिवार की संरचना को देखता है। इस तरह हर व्यक्ति का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। उसी तरह हर सब्जेक्ट का भी अपना एक पर्सपेक्टिव होता है जिसके द्वारा चीज़ों को देखा और समझा जाता है। अब समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताओं के बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है समन्वयात्मक। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की प्रकृति समन्वयात्मक होती है। अर्थात इसमें यह कहा जाता है कि समाज के विभिन्न भाग परस्पर संबंधित हैं और अगर किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर दिखाई देता है। अतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य
समाज के समन्वित अध्ययन पर बल देता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वैज्ञानिक प्रकृति। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक अध्ययनों पर बल देते हैं और इनकी सहायता से सामाजिक यथार्थता को वैज्ञानिक ढंग से समझा जा सकता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की नेक्स्ट विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्री को निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी विषय में वस्तुनिष्ठ अध्ययन का होना इस विषय के विकास के लिए अनिवार्य है, तो अतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसकी अगली विशेषता है व्यापकता एवं खुलापन। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की एक अन्य विशेषता व्यापकता एवं खुलापन है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समन्वित होने के साथ साथ व्यापक और खुला भी होता है। इसमें जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है। विश्लेषणात्मक से तात्पर्य है कि यह घटनाओं के विश्लेषण को देखते हैं, विश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं कि किसी भी घटना के घटने के पीछे क्या कारण रहे हैं। और इसी तरह इसकी नेक्स्ट विशेषता है कार्य कारण संबंधों पर बल। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की प्रकृति कारणात्मक होती है। वे सामाजिक घटनाओं के कारणों एवं परिणामों पर बल देते हैं, कारणों और परिणामों का अध्ययन करते हैं। तो हमने समझा कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एक समन्वयात्मक प्रकृति का होता है, वैज्ञानिक प्रकृति इसकी होती है, इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, इसमें व्यापकता और खुलापन होता है, साथ ही इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है और यह घटनाओं के कार्य कारण संबंधों पर बल देता है कि कोई भी घटना किस लिए घटित हुई। समाजशास्त्र में बहुत से अलग अलग परिप्रेक्ष्यों के द्वारा किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम समझेंगे कि समाजशास्त्र के प्रमुख परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक इतिहास की घटनाओं से संबंधित करके अध्ययन करना। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि इसमें घटनाओं या परिस्थितियों का अध्ययन उनके विशेष प्रारंभिक कारकों का पता लगाकर किया जाता है। बॉटोमर ने भी कहा है कि ऐतिहासिक व्याख्या का अभिप्राय उन प्रारंभिक परिस्थितियों का वर्णन करना है जो कि विशेष घटना को जन्म देते हैं। तो समाजशास्त्र में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सामान्यतया उत्पत्ति एवं विकास संबंधी अध्ययन किए जाते हैं और अनुपम घटनाओं के अध्ययन के कारण यह सामान्यीकरण के में अधिक सहायक नहीं है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पूर्व में कारकों का अध्ययन किया जाता है। अगला परिप्रेक्ष्य है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य एक अच्छा समझा जाने वाला परिप्रेक्ष्य रहा है और दुर्खिम ने भी अपने आत्महत्या के अध्ययन में इसका प्रयोग किया था। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में दो घटनाओं, दो परिस्थितियों, संस्थाओं या समाजों की तुलना की जाती है और तुलना के पश्चात जो अंतर और समानताएं दिखाई देती हैं उनके आधार पर घटनाओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत इकाई का या विश्लेषण करने की वह पद्धति जिसमें यह देखने का प्रयास किया जाता है कि इस इकाई के विभिन्न अंग और भाग कौन कौन से हैं, क्या वे किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, प्रत्येक अंग संपूर्ण इकाई की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या कार्य कर रहा है। अर्थात इसमें संपूर्ण इकाई की संरचना और प्रकार के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है
और यह पता लगाया जाता है कि इन इकाइयों के बीच कौन सा प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य है संघर्षात्मक। इसमें समाज में पाए जाने वाले तनाव और संघर्षों का अध्ययन किया जाता है। ये देखा जाता है कि समाज में केवल प्रकार्यात्मक संबंध ही है या इसके स्थान पर यहाँ कहीं कहीं पर संघर्ष भी दिखाई देता है। तो डेडेनहाफ ने संघर्ष परिप्रेक्ष्य की यह विशेषता बताई है कि इसके समर्थक यह मानते हैं कि प्रत्येक समाज सदा परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अधीन रहता है और सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है, और इसके साथ ही प्रत्येक समाज सदा मतभेद तथा संघर्ष भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य है व्यवहारात्मक तथा अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य। व्यावहारिक या व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य मानव व्यवहार की अवधारणा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है और इससे हमें व्यवहार का पता चलता है। साथ ही अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य के द्वारा भी हम व्यक्तियों के क्रियाओं के अध्ययन को समझते हैं। क्रिया के अंतर्गत वह सारा व्यवहार सम्मिलित किया जा सकता है जिसके साथ कर्ता का प्रातीतिक अर्थ होता है, अर्थात जो अन्य व्यक्तियों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य है सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य। सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य परिमाणात्मक अध्ययनों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इससे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण अधिक यथार्थ एवं वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। इसमें अध्ययनों में अधिक निश्चितता, परिशुद्धता, विश्वसनीयता एवं स्पष्टता पाई जाती है और इसके द्वारा सामान्यीकरण भी निकाला जाना संभव होता है। नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य है आंचलिक समाजशास्त्र। यह दृष्टिकोण एक नवीन परिप्रेक्ष्य है जो इस मान्यता पर आधारित है कि विकसित देशों के संदर्भ में दी गई अवधारणाएं, परिप्रेक्ष्य एवं सिद्धांत अन्य समाजों के अध्ययन में अनुपयुक्त एवं निरर्थक हैं। अतः किसी विशेष समाज के संदर्भ में निर्मित सिद्धांत ही सामाजिक वास्तविकता को समझने में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य है आगमन निगमन परिप्रेक्ष्य। इसमें दो परिप्रेक्ष्य हैं, आगमन एवं निगमन। और आगमन से यहाँ तात्पर्य है यह वह परिप्रेक्ष्य है जिसमें अनुसंधानकर्ता कुछ विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सामान्य तथ्यों पर पहुँचता है। जैसे राम मरणशील है, राम एक मनुष्य है और मनुष्य मरणशील है। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, राम और सीता मनुष्य हैं तो मनुष्य खाना खाते हैं। हम विशिष्ट से सामान्य की ओर पहुंचते हैं। उसी तरह निगमन परिप्रेक्ष्य में सामान्य से विशिष्ट की ओर पहुंचा जाता है। आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर पहुंचा जाता है और निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर पहुंचा जाता है। जैसे मनुष्य खाना खाते हैं, राम एक मनुष्य है अतः राम भी खाना खाता है। तो आगमन और निगमन परिप्रेक्ष्य सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य है एथेनोमेथोडोलॉजी। एथेनोमेथोडोलॉजी का नाम सबसे ज़्यादा गार्फिंकल से जुड़ा हुआ है और इसमें मानवीय व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं और व्यवहार से संबंधित होते हैं। अर्थात व्यक्ति के दैनिक क्रियाओं और व्यवहार से संबंधित पक्षों का अध्ययन एथेनोमेथोडोलॉजी में किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा शुरुआत कह सकते हैं गार्फिंकल के नाम से इसको जोड़ा जाता है। अगला परिप्रेक्ष्य है
प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य। प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे प्रयोग किए जाते हैं उसी तरह समाजशास्त्र में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर 2 ग्रुप बनाकर प्रयोग किए जाते हैं और उस प्रयोग के आधार पर घटना का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित और अनियंत्रित ग्रुप बनाकर हम स्टडी करते हैं और स्टडी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वरूपात्मक। स्वरूपात्मक से तात्पर्य है कि इसका नाम जॉर्ज सीमेल के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें ये कहा गया है कि सामाजिक स्वरूपों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। यह एक व्यवस्थित समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। अगला परिप्रेक्ष्य है व्यवस्थात्मक परिप्रेक्ष्य। इसका व्यवस्था शब्द से तात्पर्य किसी वस्तु या समग्र के विभिन्न अंगों को और उसमें पाए जाने वाले संबंधों से यहाँ तात्पर्य है। व्यवस्था का अभिप्राय समग्रता, समाकलित संपूर्णता से है और ये समग्रता जिसमें सारे अंग परस्पर जुड़े हुए हैं और ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य। सामाजिक विनिमय परिप्रेक्ष्य यह भी एक नवीन परिप्रेक्ष्य है। इसके अंदर उपयोगितावादी अर्थशास्त्र, प्रकार्यवादी मानवशास्त्र तथा व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मिश्रण किया गया है और इस परिप्रेक्ष्य की प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति सदैव विनिमय द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है और यह प्रयास उसे अंतःक्रिया के लिए प्रेरित करता है। विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य। अगला परिप्रेक्ष्य है उद्विकासवादी। यह परिप्रेक्ष्य प्रारंभिक समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाया गया था और आज पुनः इसको प्रयोग किया जाने लगा है। इसमें ये कहा जाता है कि समाज में परिवर्तन होता रहता है और समाज में परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होता है और सरलता से जटिलता के होने वाले परिवर्तन का अध्ययन ही उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाजशास्त्र में अनेक परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। अनेक परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से किसी घटना को समझने का प्रयास किया है। इनमें प्रमुख है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य, व्यवहारात्मक एवं अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य, सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य, एथेनोमेथोडोलॉजी, आंचलिक समाजशास्त्र, आगमन एवं निगमन परिप्रेक्ष्य, प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य, स्वरूपात्मक परिप्रेक्ष्य, व्यवस्थात्मक परिप्रेक्ष्य, विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य एवं उद्विकासवादी परिप्रेक्ष्य। इन सभी परिप्रेक्ष्यों के आधार पर सामाजिक घटनाओं को देखने का प्रयास किया जाता है। परिप्रेक्ष्य एक हमें नज़रिया प्रदान करता है। तो आज हमने एमए की क्लास में परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।